हेलो गाइस, कैसे आप लोग। तो गाइस, आज है हमारा न्यूमेरिकल सीरीज का वीडियो लेक्चर नंबर 03। आज है ये तीसरा वीडियो है न्यूमेरिकल सीरीज का। और इसमें आज हम फिर से न्यूमेरिकल बनाएंगे और सारा न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का लिया हुआ होगा। ठीक है गाइज, तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए आज इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप इसको आई होप कि इस वीडियो को आप काफ़ी इन्जॉय करेंगे और इसके टर्मिनोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर बाय क्लियर समझेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो गाइज, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर की जो पहला क्वेश्चन है वो है कि इन वेंडर वाल इक्वेशन P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। एक इक्वेशन दिया हुआ है कि P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। हेयर P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, T इज टेम्परेचर, R इज गैस कांस्टेंट। और एक ये जो क्वेश्चन है गाइज वो AFMC 1995 और CBSE 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है वो वेंडर वाली क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। इसी क्वेश्चन को हम बोलते हैं वेंडर वाली क्वेश्चन। और गाइज, ये जो क्वेश्चन है आई थिंक कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हम बहुत पहले जो है वो बहुत बार हम सोल्व कर चुके हैं। पिछले 2 वीडियोज़ में हम इस तरह के क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। तो आई थिंक कि आपके माइंड में इसका कॉन्सेप्ट आ गया होगा कि कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जो है वो कैसे सोल्व होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेसिस पर होगा और ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का इसमें एप्लीकेशन करेंगे, अप्लाइड करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है बच्चों कि ईच टर्म ऑफ गिवन इक्वेशन डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ गिवन इक्वेशन विल बी सेम। यानी कि जो भी प्रत्येक टर्म की इक्वेशन डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। और वो टर्म क्या होना चाहिए, तो वो टर्म जो है आपस में ऐड या सब्सट्रैक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कि P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, ये क्या हो रहा है, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, ये जो है बच्चों वो ऐड हो रहा है। तो यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ P इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर। और हमें क्वेश्चंस में दे रखा कि P क्या है बच्चों, तो प्रेशर है। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, तो प्रेशर का अगर डायमेंशन याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लीजिए कि परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, तो फोर्स का डायमेंशन होता है ML T के पावर -2 अपॉन एरिया। और एरिया का डायमेंशन होता है बच्चों L स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से L से नीचे का स्क्वायर मर गया, तो यहाँ से आ गया आपका कि ML के पावर -1 T के पावर -2। तो यानी कि डायमेंशन ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों, तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर हो जाएगा ML के पावर -1 और T के पावर -2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A अपॉन वी स्क्वायर, तो A अपॉन वी स्क्वायर। और वी स्क्वायर क्या है बच्चों, तो V जो है वो है क्या है, वॉल्यूम। यहाँ पे दिया हुआ है कि V इज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, तो वॉल्यूम का डायमेंशन होता है LQ। तो यहाँ पर लिख देंगे LQ। तो यहाँ से A का डायमेंशन आ जाएगा बच्चों इस तरफ डिवीजन में, तो इस तरफ हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो आ जाएगा ML के पावर -1 T के पावर -2 और L के पावर 3। तो यहाँ से आपका आ जाएगा M और L के पावर -1 और L के पावर 3, तो हो जाएगा L के पावर 2 और T के पावर -2। तो किसकी डायमेंशन आ गई, तो ये डायमेंशन आ गई किसकी, A की। ये किसकी डायमेंशन आ गई बच्चों, तो ये डायमेंशन आ गई A की। ठीक है, अब हमें किसका डायमेंशन खोज रहा है, तो अब हमें चाहिए किसका डायमेंशन, तो अब हमें चाहिए B का डायमेंशन। तो B का डायमेंशन क्या होगा बच्चों, तो आइए अब हम इसमें देखते हैं कि B का डायमेंशन क्या होगा। तो आइए कैलकुलेट करते हैं B का डायमेंशन। अब यहाँ पर देखिए कि V जो है वो B के साथ में माइनस में है। V जो है वो B के साथ में क्या है, माइनस में है। तो हम एक काम करें, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B। डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B, और V क्या है, वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम है तो डायमेंशन B का डायमेंशन क्या होगा, तो V का डायमेंशन यहाँ पे लिखते हैं हम LQ बराबर डायमेंशन ऑफ B।
तो b बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, b बराबर हो जाएगा l के पावर 3, तो यानी कि m के पावर 0, l के पावर 3, t के पावर 0। अब ऑप्शन मैच कीजिए a और b का, तो m के पावर 0, l के पावर 3, m के जैसे कहाँ पर कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, हाँ m के पावर 0, l के पावर 3, t के पावर 0। तो ये तो b का डायमेंशन मैच कर गया। अब a का डायमेंशन क्या है, तो a का डायमेंशन है m के पावर 1, l के पावर 2 और t के पावर -2। तो ए वाला डायमेंशन जो है वो किसी को मैच नहीं कर रहा। ऐसे कहीं ना कहीं ऑप्शन मैंने गलत किया है, तो मैं ऑप्शन एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या मैंने ऑप्शन सही लिखा है या नहीं। गाइज ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक किया है क्योंकि नीचे में a/v² है, ठीक है। और v जो है, तो v क्या है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का क्या होता है डायमेंशन, l के पावर q। और जब इस l के पावर q इसका स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा l के पावर 6। तो यहाँ पर जो है वो आ जाएगा l के पावर q की जगह l के पावर 6। और जब ये l के पावर 6 ऊपर में जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कि m l के पावर -1 है और यहाँ पर l के पावर 6 है, तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा कि l के पावर आ जाएगा 5 और t के पावर -2। अब देखिए तो आ गया a का डायमेंशन किसके बराबर आ गया, तो a का डायमेंशन आ गया m l के पावर 5 t के पावर -2 और b का डायमेंशन आ गया m के पावर 0 l के पावर 3 t के पावर 0। यानी कि ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ऑप्शन ए जो है बच्चों वो करेक्ट होगा। और एक क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन CBSE 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कुछ इस प्रकार है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कुछ इस प्रकार है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट डिनोट द डायमेंशन ऑफ डायमेंशन ml² अपॉन q², where q denote the electric charge, where q denote the electric charge। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक डायमेंशन दे रखा है, क्या दे रखा है कि ml² अपॉन q², और जहाँ पर q जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो ये पूछ रहा है कि ये क्या होगा, ये किसकी डायमेंशन है। यहाँ पर ऑप्शन ए में दे रखा है हेनरी, ऑप्शन बी में दे रखा है h/m², यहाँ पे ऑप्शन सी में है वेबर, और ऑप्शन डी में है कि वेबर अपॉन मीटर²। और एक क्वेश्चन गाइज AIEEE 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का पूछा हुआ है, तो 2006 में पूछा हुआ है। हेनरी किसकी यूनिट होती है बच्चों, क्या आपको पता है कि हेनरी जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस किसकी यूनिट होती है, तो सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट होती है। और मैंने कल ही बताया था इंडक्टेंस के लिए कि एल से लिखते हैं। तो बच्चों क्या आपको पता है कि इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, तो एल di/dt लिखते हैं, पता है ना, मैंने इसके पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बता रखा है। तो E लिखते हैं एल di/dt। तो अगर हम यहाँ से एल लिखना चाहे तो एल क्या लिख सकते हैं, तो एल E dt/di लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, तो E क्या होता है, तो E का यूनिट होता है बच्चों, E का यूनिट होता है वोल्ट। और वोल्ट क्या होता है, तो वोल्ट होता है वर्क डन बाय चार्ज, और वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है, तो वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का होता है ml/T2 इनवर्स और डिस्प्लेसमेंट L। तो वहाँ से आ जाएगा हमारा L के पावर 2 T के पावर -2 अपॉन चार्ज, और चार्ज को क्या हम कूलाम लिख लें, Q के फॉर्म में दिया तो कूलाम ही लिख लेते हैं, कूलाम। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से Q के फॉर्म में दिया है तो Q ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ अभी Q लिखते हैं चार्ज को। ठीक है, तो ml² T के पावर -2 अपन Q किसके बराबर आ गया, E के बराबर आ गया। dt क्या है, टाइम है, तो टाइम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो dt यानी कि टाइम का डायमेंशन हो जाएगा बच्चों t। और नीचे में क्या है, di है, और I क्या होता है, करंट। तो करंट को क्या हम di को चार्ज अपॉन टाइम यानी कि Q/T लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि करंट क्या होता है, तो चार्ज अपॉन टाइम होता है। ठीक है बच्चों,
अब यहाँ से इसका वैल्यू डाल के देखिए, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, ई के जगह हम क्या लिख देंगे, तो ई के जगह लिखेंगे एम एल के पावर 2 टी के पावर -2 अपॉन क्यू। इसके बाद डी टी, तो ऊपर में लिख देंगे एक कैपिटल टी और नीचे में क्या है डी आई, और आई के जगह क्या लिखे हैं, तो आई के जगह हम लिखे हैं क्यू। आई के जगह मैंने क्या लिखा है, तो आई के जगह मैंने लिखा है बच्चों क्यू, और टाइम है नीचे में टी है, तो ए टी चला जाएगा कहाँ, तो ऊपर में चला जाएगा टी। क्लियर बच्चों। अब आप यहाँ से देखिए कि ऊपर में t के पावर -2 और t के पावर +2, क्योंकि ये t इंटू टी हो जाएगा टी स्क्वायर, तो इसका वैल्यू आएगा +2, इसका आएगा -2 में दिया हुआ है, इसका आएगा +2, तो ए टी -2 स्क्वायर से ए दोनों t कैंसिल आउट, तो यहाँ से बच जाएगा आपका कि एम एल स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। किसके बराबर है, गया एल के बराबर। एल यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस, जिसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है एच यानी कि हेनरी। तो ऑप्शन ए जो है बच्चों, ऑप्शन ए है वो क्या होगा, हेनरी, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। इक्वेशंस AIEEE 2006 में पूछा हुआ है। ये जो क्वेश्चंस है वो 2006 में AIEEE में पूछा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चंस नंबर थर्ड है बच्चों कि इन एन एक्सपेरिमेंट 4 quantities A, B, C and D are measured with percentage error 1%, 2%, 3% and 4% respectively. Quantity P is calculated as follows: P equal to AQ into B square upon CD। ठीक है, इसके बाद लिखा है कि परसेंटेज इरर इन P। तो यहाँ पर बच्चों एक इक्वेशन दिया हुआ है कि P इक्वल टू AQ इंटू बी स्क्वायर अपॉन CD, और इसमें परसेंटेज इरर पूछ रहा है बच्चों। तो आई थिंक कि अगर आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा यूनिट डायमेंशन, उसके साथ में पढ़ा होगा इरर, तो आप इरर कैलकुलेट करने के लिए आसानी से जानते होंगे। तो बच्चों इरर जैसे यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है कि P इक्वल टू AQ बी स्क्वायर अपॉन CD, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि डेल्टा P अपॉन P यानी कि चेंज इन P अपॉन P इक्वल टू, जो पावर होता है बच्चों, पावर आगे में आकर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ऊपर से जो पावर A के पावर कितना है, Q है, तो Q को हम आगे ले आएंगे यानी कि 3 डेल्टा A अपॉन A, और इसके बाद करेंगे प्लस, इसके बाद है B स्क्वायर, तो जो स्क्वायर यानी कि 2 है, उस 2 को हम आगे लाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू डेल्टा B अपॉन B, और नीचे में क्या है CD, तो प्लस डेल्टा C अपॉन C। इसमें कोई पावर नहीं है तो इसलिए मैंने सिर्फ डेल्टा C अपॉन C किया, और प्लस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा डेल्टा D अपॉन D। ठीक है बच्चों, अब हमें यहाँ पर परसेंटेज पूछ रहा है कि परसेंटेज इरर, तो परसेंटेज इरर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो परसेंटेज इरर के लिए हमें इसे 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 इक्वल टू प्लस माइनस, इरर तो है तो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, तो प्लस माइनस 3 इंटू डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 प्लस डेल्टा C अपॉन C इंटू 100 प्लस डेल्टा D अपॉन D इंटू 100। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखिए कि डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 इक्वल टू प्लस माइनस, अब यहाँ पर बच्चों देखिए कि यहाँ पर आपको परसेंटेज दिया हुआ है कि A B C D को, D का इरर जो है वो परसेंटेज में है 1%, 2%, 3%, 4%, यानी कि डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ से लिख रहे 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 का वैल्यू कितना है, तो 2% है, तो इंटू 2 प्लस C डेल्टा C अपॉन C इंटू 100, तो डेल्टा C अपॉन C इंटू 100 का वैल्यू कितना है, 3% है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 प्लस डेल्टा D अपॉन D इंटू 100, इसका वैल्यू कितना है बच्चों, तो इसका वैल्यू है 4, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस 3 प्लस
टू टू जा 4 प्लस 3 प्लस 4, तो यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस 3 7, 7 और 7 प्लस 3 10 और 10 प्लस 4 हो जाएगा 14, तो प्लस माइनस 14%, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। समझ में आया बच्चों? तो ये था ईरर का क्वेश्चंस। ईरर जैसे अगर मैं इसका एक छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूँ ईरर का। जैसे मान लीजिए बच्चों कि अगर आपसे कोई क्वेश्चंस दे दे कि अगर किसी सर्कल की रेडियस जो है वो 2% इंक्रीज हो रही है, अगर किसी सर्कल की रेडियस जो है वो 2% इंक्रीज हो रही है, तो उसकी एरिया में कितनी परसेंट का उसका एरिया कितना परसेंट इंक्रीज करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस वेरी सिंपल, मैंने एरिया का सबसे पहले फॉर्मूला लिखा कि एरिया इक्वल टू क्या होता है बच्चों, तो होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया इक्वल टू पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दिए, तो क्या हो गया आर स्क्वायर, तो स्क्वायर तो ये 2 है, जो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, और यहाँ से कर देंगे 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 का, तो 2% यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इंटू 2 यानी कि 4%। तो उसकी एरिया में कितनी की एरर आएगी, यानी कितना प्लस में होगा, तो 4% होगा। बात समझ में आई? तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस था, लेकिन अच्छा क्वेश्चंस था, इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। तो इस तरह से ये मैंने इसलिए समझाया ताकि आपको एरर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ जाए बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चंस नंबर 4। क्वेश्चंस नंबर 4 है बच्चों कि इफ वोल्टेज अक्रॉस बल्ब रेटेड 220 volt and 100 watt drop by 2.5% of its rated value, the percentage of the rated value by which power would decrease is। और एक क्वेश्चन जो है वो AFMC 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है गाइज, तो ये भी जो क्वेश्चन है वो किस चीज़ का है, तो ये भी जो क्वेश्चन है वो क्या एरर का क्वेश्चन है। किसका है, तो एरर का। तो अभी जस्ट मैंने ऊपर में एक एरर का क्वेश्चन सोल्व किया है, तो आप भी इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सबसे पहले खुद से ट्राई करें, इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें, इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखें। तो कुछ देर के लिए वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को सोल्व करें। चलिए अब मैं ट्राई करता हूँ, मैं सोल्व करता हूँ। बच्चों इलेक्ट्रिकल पावर जब आप पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे पावर, कि पावर क्या होता है। तो ऐसे मैं बता दूं कि पावर इक्वल टू होता है बच्चों वी स्क्वायर अपॉन आर, जहाँ पर वी जो है वो क्या है, तो वोल्ट है, वोल्ट यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, और आर क्या है, तो आर है बच्चों रेजिस्टेंस, आर है रेजिस्टेंस। तो क्या हम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं एरर के लिए कि डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, क्यों, तो परसेंटेज में डेल्टा पी अपॉन पी क्या इंटू 100, यानी कि परसेंटेज एरर, पावर का जो एरर है वो परसेंटेज में हम कैलकुलेट करें, तो इसलिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू प्लस माइनस इंटू वी स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो 2 को हम आगे ले आए, मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 से। ठीक है, प्लस इसके बाद होगा बच्चों डेल्टा आर अपॉन आर। अब यहाँ से डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 का वैल्यू क्या आएगा, तो देखिए, तो प्लस माइनस 2 इंटू डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, और डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 का वैल्यू हमें दे रखा था, कितना दे रखा था, 2.5%। तो यहाँ पे लिख देंगे 2.5 प्लस डेल्टा आर अपॉन आर क्या है बच्चों, तो डेल्टा आर अपॉन आर, आर क्या है, रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 5, तो आ जाएगा बच्चों 5%। बात समझ में आई, कितना आ जाएगा, 5%। एरर परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा पावर का, तो 5%। अब इसका ऑप्शन मैच करें, अब इसका ऑप्शन मैच करें कि ऑप्शन कौन सा इसमें आता है बच्चों। तो ऑप्शन अगर मैच करेंगे तो आप देख रहे हैं कि नीचे में ऑप्शन जो दे रखे हैं कुछ इस प्रकार हैं
के ऑप्शन ए जो है वो 20% है, ऑप्शन बी है 2.5%, ऑप्शन सी है 5%, यानी कि ऑप्शन सी जो है बच्चों वो करेक्ट होगा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चंस है जो बच्चों कुछ इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 5 के दिया हुआ क्वेश्चंस नंबर 5 में कि इफ फोर्स एफ, वेलोसिटी v एंड टाइम t आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, देन द डायमेंशन ऑफ मास। बच्चों ऐसे तो फोर्स क्या है, डिराइव्ड यूनिट है ना। टाइम फंडामेंटल है, लेकिन वेलोसिटी भी क्या है, डिराइव्ड यूनिट है। और इन सभी डिराइव्ड यूनिट में हमसे मास का डायमेंशन पूछ रहा है कि मास का डायमेंशन क्या होगा। और ये क्वेश्चन जो है वो AIPMT 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, पहले मेडिकल का एग्ज़ाम जो है वो AIPMT लेता था, AIPMT से होता था, और अब जो है नीट के माध्यम से होता है। जब आप नीट जब पास करेंगे इसके बाद आपका एडमिशन होगा किसी भी मेडिकल कॉलेज में। पहले AIPMT होता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, तो उसी ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2014 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। चलिए सोल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पे दे रखा है कि फोर्स इक्वल टू एफ, वेलोसिटी इक्वल टू v और टाइम इक्वल टू t। बच्चों फोर्स इक्वल टू क्या होता है, तो फोर्स इक्वल टू होता है बच्चों मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्या हम फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन की जगह वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। सॉरी, मैंने वेलोसिटी इनटू टाइम लिख दिया है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्योंकि हमें पता है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है बच्चों वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ से क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि मास इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम अपॉन वेलोसिटी, फोर्स इनटू टाइम अपॉन वेलोसिटी। तो यहाँ से हमें मास इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो एफ टाइम, और टाइम का डायमेंशन क्या होता है, तो कैपिटल टी होता है, ऊपर में दिया हुआ है तो कैपिटल टी, और भी को भी ही रखना है। क्यों रखना है भी को भी, क्योंकि भी यहाँ पर फंडामेंटल, यहाँ पे लिखा हुआ कि फंडामेंटल यूनिट्स है, फोर्स को भी फंडामेंटल बना देना है और भी वेलोसिटी को भी फंडामेंटल हमें रखना है ना। इसलिए हम भी को चेंज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम भी को भी रखेंगे। तो जब भी ऊपर में जाएगा तो इसका पावर हो जाएगा -1। तो इसमें ऑप्शन चेक कीजिए, तो ऑप्शन जो है वो कहाँ पर दे रहा है, तो एफ के पावर 1 टी के पावर -1, ये ऑप्शन हो जाए गलत। एफ के पावर 1 भी के पावर 1 गलत, एफ के पावर 1 भी के पावर -1 टी के पावर -1 ये भी गलत, और एफ के पावर 1 भी के पावर -1 और टी के पावर 1, यानी कि ऑप्शन डी जो है बच्चों वो करेक्ट होगा। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। बात समझ में आई? बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी इसमें कॉन्सेप्ट लगाना था, बहुत कम कॉन्सेप्ट लगाना था, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना था। तो यहाँ पर मैंने करना क्या था, तो यहाँ पर जो फोर्स जो डिराइव्ड यूनिट है, फोर्स खुद अपने आप में एक डिराइव्ड यूनिट है, लेकिन उसे आपको फंडामेंटल यूनिट्स यूज करके फंडामेंटल की तरह उसे बिहेव करना है, और फंडामेंटल यूनिट्स उसे यूज करके आपको मास का डायमेंशन बच्चों फाइंड करना था कि मास का डायमेंशन क्या होगा। तो मैंने क्या किया कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की जगह मैंने लिख लिया वेलोसिटी अपॉन टाइम, और यहाँ से फिर मैंने लिख दिया कि मास इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम अपॉन वेलोसिटी, और यहाँ से फिर हमें आ गया कि एम इक्वल टू फोर्स टाइम और वेलोसिटी इनवर्स। क्लियर बच्चों? चाहे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ इक्वल टू लिखते हैं एम इंटू ए, और एफ का डायमेंशन क्या होता है, तो एफ का डायमेंशन होता है बच्चों, अच्छा एफ को तो एफ ही रखना है ना, क्योंकि एफ फंडामेंटल है, एम को एम रखेंगे, और एक्सेलरेशन का होता है बच्चों एम एल टी के पावर -2 डायमेंशन होता है ना। तो यहाँ से एफ इक्वल टू एम इंटू, एक काम करें इसमें से एल टी इनवर्स को हम अलग कर लेते हैं और बाकी एक टी इनवर्स को हम अलग रखते हैं। ठीक है बच्चों? तो यहाँ से अब आप क्या ऐसा लिख सकते हैं कि एफ इक्वल टू एम इंटू, और एल टी इनवर्स किसकी डायमेंशन होती है, तो यहाँ पर है बच्चों
एम इंटू एल टी इन्वर्स और टी के पावर -1। तो एल टी इन्वर्स किसकी डायमेंशन होती है? तो एल टी इन्वर्स भी की डायमेंशन होती है। तो मैंने एल टी इन्वर्स की जगह मैंने लिख दिया भी, क्योंकि भी का जो डायमेंशन होता है वो होता है एल टी के पावर -1 और ए टी जो है वो टी के पावर -1 ही रहेगा। तो अब यहाँ से अगर हम m इक्वल टू लिखे, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो m इक्वल टू फिर से हमारा वही आ जाएगा कि एफ भी के पावर -1 और t के पावर 1। तो आप किसी भी तरह से करें तो आपको आंसर जो है वो वही सेम आंसर मिलेगा, आपको आंसर वही सेम मिलेगा। तो ये बात समझ में आई, एक क्वेश्चन समझ में आई। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन जो है बच्चों वो AIPMT 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब? तो AIPMT 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ इम्पल्स। और क्वेश्चन AFMC 1998 में BCECE 2003 और CBSE PMT 1991 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस है। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चंस को उठा लिया है, मैंने इस क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है। तो बच्चों यहाँ पर डायमेंशन फार्मूला ऑफ इम्पल्स यानी कि आई को पूछ रहा है। तो इम्पल्स का फार्मूला होता है बच्चों आई इक्वल टू होता है फोर्स इनटू टाइम। ठीक है बच्चों। अब फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? तो फोर्स का डायमेंशन तो आप लोग को पता होगा कि फोर्स का डायमेंशन होता है mLT के पावर -2। जिसको नहीं पता वो लगा लीजिए कि फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास का डायमेंशन होता है m और a का डायमेंशन होता है LT के पावर -1, सॉरी t के पावर -2, तो mLT2 इनवर्स। या फिर अगर आपको एक्सेलरेशन का भी डायमेंशन, एक और आज मैं बेसिक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको एक्सेलरेशन का भी डायमेंशन नहीं पता तो आप इसे एक्सेलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो जब हम एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखेंगे तो बच्चों तो यहाँ से आ जाएगा m और वेलोसिटी का होता है LT के पावर -1 अपॉन t, और फिर t नीचे में हो जाएगा कैपिटल T, और फिर से करेंगे तो फिर से आपका वही आएगा mLT के पावर -2। तो कहीं ना कहीं वो कुल मिला के बात एक ही हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया फोर्स के लिए, मैंने लिख लिया mLT के पावर -2 और इसके साथ में t मल्टीप्लाई में है तो इसके एक और मैंने t लिख लिया। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों कि mLT और t के पावर -2 और t के पावर +1, तो यहाँ से आ जाएगा इसके ऊपर पावर -1 आ जाएगा। अब इसका ऑप्शन चेक कीजिए तो ऑप्शन जो है वो बी सही होगा, mLT के पावर -1, mLT के पावर -1। तो ये क्वेश्चंस इजी था बट इम्पॉर्टेंट था, मैंने इसलिए इस क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि द डायमेंशन फार्मूला ऑफ फॉर प्लैंक कांस्टेंट, डायमेंशन फार्मूला ऑफ फॉर प्लैंक कांस्टेंट इज। और ये क्वेश्चंस IIT 1985 में पूछा हुआ है और साथ साथ AFMC 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जब ये IIT और AFMC में पूछ रखा इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट दिया और इस क्वेश्चन को मैंने सिलेक्ट किया है। बच्चों आपको पता होगा कि E इक्वल टू होता है एच न्यू, आपने पढ़ा होगा कि E इक्वल टू होता है एच न्यू, जहाँ पर E जो है वो एनर्जी है, H है प्लैंक कांस्टेंट और न्यू जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है। और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है बच्चों 1/T यानी कि T इनवर्स। तो क्या हम यहाँ, और E का डायमेंशन क्या होता है? तो जो E का डायमेंशन होता है वही होता है वर्क का डायमेंशन, और जो वर्क का डायमेंशन क्या होता है बच्चों? तो वर्क का डायमेंशन होता है mL के पावर 2 T के पावर -2, क्योंकि वर्क इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का डायमेंशन होता है mLT2 इनवर्स है, और उसके साथ में एक और L आ जाएगा तो हो जाएगा mL के पावर 2 T के पावर -2। तो मैंने यहाँ पर एनर्जी के लिए लिख लिया mL के पावर 2 T के पावर -2 इक्वल टू H, और न्यू का डायमेंशन क्या है? तो इसका डायमेंशन है बच्चों T के पावर -1। तो यहाँ से आ जाएगा कि H इक्वल टू mL के पावर 2 T के पावर -2 अपॉन T के पावर -1, और जब ये T के पावर -1 जाएगा तो ये आ जाएगा बच्चों प्लस में, तो यहाँ से आ जाएगा mL के पावर 2
टी के पावर -2 और साथ में टी के पावर 1, तो यहाँ से आ जाएगा m l के पावर 2 टी के पावर कितना हो जाएगा -1 आ जाएगा। ये हो जाएगा डायमेंशन किसका, प्लैंक कांस्टेंट का। ऑप्शन चेक कर लीजिए, तो ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी जो होगा बच्चों वो करेक्ट होगा, m l के पावर 2 टी के पावर -1। तो ये था प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन। आई होप कि ये क्वेश्चंस आप लोग को अच्छा लगा होगा, इजी भी लगा होगा और अच्छा भी लगा होगा। और लेकिन ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये क्वेश्चंस आईआईटी में 1985 में और साथ साथ एएफएमसी 2003 में पूछ रखा था, तो इसलिए इस क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट किया। क्वेश्चंस ईजी था बट इम्पॉर्टेंट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चंस नंबर 8। क्वेश्चंस नंबर बच्चों 8, क्वेश्चंस नंबर 8 है कि अ क्वांटिटी x इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट l इंटू वी अपॉन टी, x इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट l इंटू वी अपॉन टी, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, l इज लेंथ, v इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड t इज टाइम। द डायमेंशन ऑफ x आर सेम एज डेट ऑफ। यानी कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है कि x इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट l अपॉन भी l इंटू भी अपॉन टी, और इसमें जो है वो आपका x कह रहा है कि x जो है वो x का डायमेंशन किसके समान होगा, किसके जैसा होगा। और ये क्वेश्चंस आईआईटी 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चंस, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। ऑप्शन ए में है रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी में है चार्ज, और ऑप्शन सी में है वोल्टेज, ऑप्शन डी में है करंट। तो आइए चेक करते हैं बच्चों। यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है कि x इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट l अपॉन भी इंटू अपॉन टाइम, l इंटू भी अपॉन टाइम। बच्चों एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो जब आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहाँ पढ़ेंगे, तो क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है जो स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहाँ पर आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम कूलॉम फोर्स भी कहते हैं। कि अगर दो चार्ज है Q1 और Q2 जिसके बीच की डिस्टेंस है R, तो यहाँ पर दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है, वो फोर्स कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलॉम फोर्स, और जिसका वैल्यू होता है, जिसका फॉर्मूला होता है Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R क्या है, तो ये दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्ज। ठीक है, अब हम अगर यहाँ से एप्सिलॉन नॉट लिखना चाहे तो एप्सिलॉन नॉट क्या लिखेंगे, तो यहाँ से क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एफ, एप्सिलॉन नॉट की जगह मैंने एफ लिख दिया, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब अगर एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन लिखना है तो क्या लिखेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई। 1/4 पाई क्या है, तो कांस्टेंट है। 1/4 पाई बच्चों कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है, तो कांस्टेंट का डायमेंशन होता है बच्चों 0। तो नीचे में क्या आ जाएगा, फोर्स आएगा, ऊपर में क्या है Q1 Q2 यानी कि कूलॉम, तो ऊपर में हो जाएगा कूलॉम का स्क्वायर, और नीचे में क्या है फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन होता है ml टी के पावर -2, और नीचे में क्या है R स्क्वायर, और R क्या है डिस्टेंस है, तो यानी कि l स्क्वायर। तो फाइनली हमारा एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आ जाएगा बच्चों कि कूलॉम का स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, और l तो हो जाएगा LQ यानी कि ml के पावर 3 टी के पावर -2। ये आ गया डायमेंशन किसका, एप्सिलॉन नॉट का। और l दिया हुआ था, और l का डायमेंशन क्या होगा, तो l ही होगा, क्यों, क्योंकि l जो है वो क्या है लेंथ है, क्वेश्चंस में दे रखा है पहले से। इसके बाद भी क्या है बच्चों, तो भी है पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज, और वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है, तो ml के पावर 2 टी के पावर -2 अपॉन कूलॉम। कूलॉम क्यों, तो क्योंकि चार्ज है तो कूलॉम, तो ये आ गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन। और क्या है टाइम है, और टाइम का डायमेंशन होता है बच्चों कैपिटल टी। अब यहाँ से इस सबको पुट कर दीजिए इस वाले इक्वेशन में कि x इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट l भी अपॉन टी। तो यहाँ से आएगा बच्चों कि एप्सिलॉन नॉट की जगह मैंने लिख दिया कि कूलॉम स्क्वायर अपॉन m l के पावर q t के पावर -2, m l के पावर q t के पावर -2। ठीक है बच्चों, इसके बाद फिर क्या है, तो इसके बाद है बच्चों
एल, तो एल के लिए मैंने लिख दिया एल। इसके बाद फिर क्या है, भी है, तो भी का डायमेंशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो भी का डायमेंशन है एम एल के पावर स्क्वायर एल के पावर 2 टी के पावर -2। अपॉन में क्या है, टाइम है, तो टाइम का डायमेंशन टी। अब यहाँ से देखिए एम एल के पावर क्यू टी के पावर -2, एम से एम मर गया, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर मर गया, और एल के पावर 2 और एल के पावर 1, तो यहाँ पे एल स्क्वायर इंटू एल क्या हो जाएगा, एल क्यू हो जाएगा, एल स्क्वायर इंटू एल हो जाएगा एल क्यू, और ये दोनों एल इस एल क्यू से कट जाएगा नीचे का एल क्यू, तो ऊपर में बच क्या, अच्छा और एक कूलाम भी तो है ना, तो नीचे में कूलाम भी तो रहेगा ना, क्योंकि इसका कूलाम नीचे में लिखना हम छूट गया था पोटेंशियल डिफरेंस का। तो एक कूलाम से इसका स्क्वायर मर जाएगा, तो ऊपर में बच जाएगा बच्चों कूलाम और नीचे में बच जाएगा टाइम। तो कूलाम अपॉन टाइम यानी कि चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है, करंट होता है। क्या होता है, करंट होता है। और करंट का यूनिट क्या होता है, तो एम्पियर। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। तो यानी कि ऑप्शन डी जो है ये करंट वो सही होगा। ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। इक्वेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट था और इसमें थोड़ी कॉन्सेप्ट भी यूज हुआ। और आपने देखा कि एप्सिलॉन नॉट का मैंने डायमेंशन किस तरह से फाइंड किया, कि आपने देखा कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन मैंने किस तरह से फाइंड किया, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। एप्सिलॉन नॉट जो है बच्चों वो खुद एक कांस्टेंट वैल्यू है, जो कि जब आप जब आप इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्लास 12th में जो शुरू होता है चैप्टर फर्स्ट, और फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप एप्सिलॉन नॉट आपको पढ़ने को मिलेगा कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है बच्चों, वहाँ पर आप एक और पढ़ेंगे कि रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट या फिर ई आर वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, कि ई आर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट भी आएगा और प्लस में ई आर आएगा। तो खैर जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे तो उसकी बात करेंगे, या फिर अगर उस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तब उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की द एक्सप्रेशन एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 रिप्रेजेंट। एक क्वेश्चन जिपर में 2 बार पूछ रखा है, एक 1993 में और 1907 में 2 बार एक क्वेश्चन लगातार पूछा है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। यहाँ पर बच्चों डायमेंशन दिया हुआ है कि एम एल के पावर 2 टी के पावर -2, तो आई थिंक ये सबको ये पता होगा कि डायमेंशन किसका होता है, तो डायमेंशन प्रेशर का होता है, क्योंकि प्रेशर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। परपेंडिकुलर फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, तो फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी के पावर -2, और नीचे में क्या है, एरिया। नीचे सॉरी एक क्वेश्चन से गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं, सॉरी ये मैंने गलत लिख रखा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एरिया का करेंगे तो नीचे में हो जाएगा एल स्क्वायर, एल से एल तो यहाँ पे आ जाएगा एम एल के पावर -1 टी के पावर -2 हो जाएगा ना प्रेशर का। काइनेटिक एनर्जी का चेक कीजिए, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी जो वर्क का होता है, तो वर्क का क्या होता है एम एल के पावर 2 टी के पावर -2, यानी कि ये ऑप्शन जो है बी होगा वो करेक्ट होगा। काइनेटिक एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन हो जाएगा एम एल के पावर 2 टी के पावर -2, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ये इसमें सही होगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है बच्चों, और जो प्रेशर का हमने बताया, तो प्रेशर का डायमेंशन होता है एम एल के पावर -1 टी के पावर -2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 10। क्वेश्चंस नंबर 10 जो है वो भी देखते हैं। क्वेश्चंस नंबर 10 क्या है, तो क्वेश्चंस नंबर 10 कहता है बच्चों कि द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एक्स इन इक्वेशन फोर्स इक्वल टू एक्स अपॉन डेंसिटी इज गिवन बाय। और ये क्वेश्चन DCE 1993 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो प्लीज़ एक बार आप वीडियो को पॉज कर इस क्वेश्चन को खुद से जरूर सोल्व करें। तो चलिए मैं क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। इसमें दिया हुआ है बच्चों की फोर्स इक्वल टू एक्स अपॉन डेंसिटी फोर्स का, और यहाँ पर जो है वो पूछ रहा है कि फोर्स एक्स का डायमेंशन क्या होगा, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा बच्चों कि फोर्स इंटू डेंसिटी। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, तो फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी के पावर -2, और
डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है? तो डेंसिटी क्या होता है? तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और मास का डायमेंशन होता है m, और वॉल्यूम का डायमेंशन होता है एल क्यू। तो यहाँ से आ जाएगा एम एल क्यू इनवर्स, तो यहाँ पे आ गया एम एल क्यू, एम एल के पावर -3, एम एल के पावर -3। तो यहाँ से आपका आ जाएगा कि m के पावर 2, एल के पावर कितना हो जाएगा? तो ये +1, ये -3, तो हो जाएगा -2, और t के पावर -2। तो m के पावर 2, एल के पावर -2 और t के पावर -2, यानी कि ऑप्शन सी जो है बच्चों वो करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो इस तरह से आज का यही इतना न्यूमेरिकल्स था, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें डिस्कस किया है, जो कि आईआईटी का भी है, AIEEE का है, AIPMT का भी है, AFMC का भी है, जिपमर का भी है। तो इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह से आपका कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते चलेंगे फिजिक्स में। अभी हमारा चल रहा है यूनिट डायमेंशन, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट डायमेंशन का लेक्चर नंबर 4 में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। तो इसी तरह आप हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपके पास कोई क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका क्वेरीज के आंसर जरूर हम देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।